जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में, जो कि यूपी टेट ही नहीं बल्कि सी टेट, डी ट्रिपल्स बी, रीट इत्यादि परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मात्र इस 10 मिनट की क्लास से आप सभी के 2 से 4 नंबर कंफर्म होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, इस वीडियो में हम इस सिद्धांत के साथ साथ इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ईएल थॉर्नडाइक सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, ईएल थॉर्नडाइक के सिद्धांत की यदि हम बात करें तो थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बात करें थॉर्नडाइक के बारे में तो थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है और कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। यह पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। बात करें, थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहा। उनके अनुसार व्यक्ति किसी समस्या का समाधान बार बार प्रयास करके करता है और गलतियों से सीखते हुए सही प्रतिक्रिया तक पहुंच जाता है, ऐसा जो कि थॉर्नडाइक जी का मानना था। और साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पे ये हो जाता है कि ईएल थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अन्य किस नामों से जाना जाता है, क्योंकि अन्य नाम आपके एग्जाम में देकर के पूछ लिया जाता है और अगर आपको याद नहीं होगा तो वहां पे आपके 1 नंबर मिस हो जाएंगे। और साथियों देखिए, हम डेली जो कि यूपी टेट 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली एक टॉपिक कवर करवाते हैं, जो कि 10 मिनट के अंदर कवर करवाते हैं। और डेली जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उससे 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली 10 मिनट की क्लास में आपके 2 से 3 नंबर तैयार हम करवाते हैं। बात करें कि ईएल थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अन्य किस नामों से भी जाना जाता है, तो पहला याद रखिएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इनके कुछ अन्य नाम हैं जिनको आप याद रखिएगा। अब उसके बाद साथियों बात करें, थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध प्रयोग क्या था, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक का से प्रसिद्ध प्रयोग सिद्धांत कौन सा था। तो देखिए, थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया था। देखिए, एक पॉइंट में 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है। पहला कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो एक भूखी बिल्ली पर। और थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया था, तो एक पजल बॉक्स का प्रयोग किया था। और बॉक्स के बाहर मछली का टुकड़ा रखा था और बिल्ली बॉक्स के बाहर निकलने की कोशिश करती है। वह इधर उधर पंजे मारती है, उछलती है, यानी कई गलत प्रयास करती है और अचानक उसका पंजा लीवर या कुंडी पर पड़ जाता है और दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली बाहर निकलकर मछली खा लेती है। जब प्रयोग दोबारा किया गया तो बिल्ली जल्दी से बाहर निकलने लगी। क्यों? क्योंकि उसको पता हो गया कि जब वह इस लीवर या फिर कुंडी पर जो कि अपना पैर रखेगी तो दरवाजा तुरंत खुल जाएगा। उससे पहले वह इधर उधर बेकार की कोशिशें करती रही, जिससे दरवाजा नहीं खुला। और जब उसका पैर जो कि लीवर या कुंडी पर पड़ा तो दरवाजा तुरंत खुल गया और जो कि बिल्ली बाहर निकलकर मछली खा ली। इसलिए जब वो दोबारा प्रयोग किया गया तो बिल्ली तुरंत जो कि बाहर निकलने लगी। अब बात करें कि इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो बिल्ली बार बार गलती करने के बाद अंततः लीवर दबाकर दरवाजा खोलना सीख गई। इससे यह सिद्ध हुआ कि अधिगम यानी कि लर्निंग प्रयासों और गलतियों के सुधार का परिणाम है। इसको और डिटेल से समझें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बिल्ली है, ये बिल्ली है और ये लीवर है। इस पे उसने पैर रखा तो दरवाजा जो कि ये खुल गया और बाहर निकलकर ये मछली खा ली। आप इसको और यहाँ पे डिटेल से समझ सकते हैं थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के बारे में।
कि थॉर्नडाइक ने मुख्यतः कितने नियम दिए थे, तो याद रखिएगा 2 नियम दिए थे, जिसमें से पहला है मुख्य नियम जिसे इंग्लिश में प्राइमरी लॉ, और दूसरा है गौण नियम जिसे इंग्लिश में सेकेंडरी लॉ कहा जाता है। जिसमें से बात करें प्राइमरी लॉ की, जो कि एग्जाम में सबसे अधिक यदि क्वेश्चन पूछाता है तो प्राइमरी लॉ से ही क्वेश्चन पूछाता है, आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। तो प्राइमरी लॉ में सबसे पहले नंबर पे आता है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। यदि बच्चा सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार है तो वह जल्दी से सीखेगा। उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें कि यदि बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है और उसे पढ़ाया जाए तो वह जल्दी सीखता है, लेकिन जबरदस्ती पढ़ाने पर उसे परेशानी होगी। इसके अतिरिक्त आप इसको ऐसे आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बड़ा है और जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो कि 18 साल से ऊपर का हो चुका है, मान लीजिए यहाँ 22 साल का है एक बच्चा, और दूसरा बच्चा जो कि अभी सिर्फ जो कि 14 साल का है, और इस बच्चे में जो कि बाइक सीखने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, और ये जो बच्चा 22 साल का हो चुका है इसमें अभी भी उत्सुकता नहीं है बाइक सीखने की। तो इसमें से कौन सा बच्चा तेजी से सीखेगा? ये जो 14 साल का बच्चा है ये बहुत ही जल्दी से सीख लेगा, क्योंकि इसमें जो कि तत्परता है सीखने की। और ये जो 22 साल का बच्चा है इसको सीखने का मन नहीं है, तो यह जो कि उसको नहीं सीख पाएगा। तो ऐसे भी आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। इसको कहा जाता है तत्परता का नियम। या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कि माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही है और बच्चे का पूरा मन है पढ़ने का, तभी उसको पढ़ा पा रही हैं। उसका दूसरे नंबर पे आता है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो या फिर सी टेट का एग्जाम हो। तो बात करें कि किसी कार्य को बार बार करने से वह अस्थायी हो जाता है, और इस नियम के 2 भाग होते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के 2 भाग होते हैं, और लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कह रहा है? अभ्यास का नियम यानी कि किसी भी कार्य को बार बार करने से वह अस्थायी हो जाता है। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, कोई आप किराना स्टोर या फिर किसी दुकान पे चले जाइए, वहां पे वो जो दुकान वाला होता है वो कैलकुलेटर पे काफी तेजी से जो कि कैलकुलेटिंग कर लेता है। आप उसको देखते हैं, सोचते हैं कितने जल्दी कर ले रहा है, तो वो कैसे कर रहा है? वह बार बार अभ्यास किया है, उसको पता है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे है, कौन सी संख्या कहाँ पे है, इसलिए वो आसानी से बहुत ही तेजी से जो कि कैलकुलेट कर लेता है। अब इसमें जो 2 नियम होते हैं उसको यदि हम डिटेल में समझें तो पहला है उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज। जिस चीज का बार बार उपयोग होता है वह मजबूत हो जाती है। और दूसरा क्या होता है? अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसयूज। जिस चीज का उपयोग नहीं होता है वह जो कि कमजोर हो जाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल समझें, अगर आप रोज टाइपिंग करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे आप देखते हैं किसी वैकेंसी में टाइपिंग मांगता है, क्यों मांगता है? कि आप कितनी जल्दी कितने कम समय में कितनी ज्यादा संख्याओं को जो कि लिख सकते हैं। तो यही होता है अभ्यास का नियम। यदि आप कीबोर्ड पे डेली प्रैक्टिस करते हैं और जो कि आपको 1 महीने के बाद फिर से टाइपिंग करने के लिए दी जाए तो आप नॉर्मल व्यक्ति से काफी तेजी से टाइपिंग कर पाएंगे। तो ये क्या है? यह है लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम। उसके बाद आता है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है? जिस कार्य को करने से संतोष या खुशी मिलती है वह कार्य दोबारा करने की संभावना बढ़ जाती है, और जिस कार्य से दुख या असंतोष मिलता है वह दोबारा नहीं किया जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, अगर शिक्षक छात्र की प्रशंसा करे तो छात्र और अच्छा पढ़ने की कोशिश करेगा। यानी कि प्रभाव के नियम का साफ साफ कहना यह है कि यदि किसी कार्य को करने से सुखी मतलब खुश होता है इंसान, जैसे बच्चा है वह खेलने से खुश होता है तो वह उस कार्य को दोबारा करेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ लगाना बहुत अच्छा लगता है, और वो बच्चा यदि आप उसको मैथ का क्वेश्चन देंगे तो वह बार बार उसको करेगा और दोबारा भी उसको करेगा। और बहुत सारे बच्चे होते हैं वो मैथ से भागते हैं, उनको आप यदि मैथ का क्वेश्चन देंगे तो उससे पीछे भाग जाएंगे, वह उसको लगाना नहीं चाहेंगे। तो अगर शिक्षक जो कि छात्र की प्रशंसा करेगा तो छात्र जो कि और अच्छा पढ़ने की कोशिश करेगा। इसका कहने का मतलब यही है। अब उसके बाद बात करें, दूसरा नियम जो आता है गौण नियम, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं सेकेंडरी लॉ। और बात करें साथियों तो थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम बताए हैं। यदि प्राइमरी की बात करें
तो प्राइमरी में 3 नियम हैं और यदि सेकेंडरी की बात करें तो इसमें 5 गौण नियम हैं और आज तक इसका डिटेल नहीं पूछा गया है। सिर्फ जो कि ये पूछा गया है कि थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉ में कुल कितने नियम हैं। तो ये याद रखिएगा 5 नियम हैं। इस पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन आगे कराने वाले हैं और यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि प्राइमरी लॉ में कुल कितने नियम हैं तो याद रखिएगा 3 नियम हैं। तो बात करें सेकेंडरी लॉ में पहला कौन सा होता है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। दूसरे नंबर पे आता है आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इसको हमने जीन पियाजे के सिद्धांत में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे अस्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाता है, जिसे क्या कहता है, आत्मीकरण का नियम। आपको ये परिभाषा नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि जो सेकेंडरी लॉ होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं और कौन कौन से होते हैं। क्योंकि 4 ऑप्शन में दे देगा या फिर 5 दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो तीसरे नंबर पे आता है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। आप यहां देख सकते हैं दिया है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक मतलब क्या होता है, एक अंश, यानी कि छोटा। आपके पास कोई बड़ी समस्या है, उसको आप छोटे छोटे भागों में तोड़ करके बहुत ही आसानी से उसको कर सकते हैं, उसी कहते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। उसका से चौथे नंबर पे आता है सहचर्य क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटेड शिफ्टिंग। 5वें नंबर पे आता है अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। अब बात करें साथियों इस सिद्धांत की कक्षा में उपयोगिता क्या है, क्योंकि सीटेट में यहाँ क्वेश्चन पूछाता है बल्कि यूपी टेट में नहीं पूछाता है। लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि कक्षा में इसकी उपयोगिता क्या है। एक शिक्षक के नाते यह सिद्धांत क्यों जरूरी है। आप सभी को पता है कि सीडीपी में यह पूछाता है कि एक शिक्षक के नाते आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे। तो पहला है यह बच्चों में धैर्य और परिश्रम के गुण विकसित करता है। दूसरा है मंदबुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है, करके सीखने पर बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग पे जोर देता है, शुद्ध उच्चारण और गणित जैसे विषयों के अभ्यास के लिए सर्वश्रेष्ठ यह विधि हो जाती है। तो आई होप आप सभी को इस पॉइंट को अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित टॉप 10 एमसीक्यूज जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं और आप सभी के यूपी टेट के एग्जाम में पूछा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था। तो आई होप आप सभी को पता होगा कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि थॉर्नडाइक ने जो भी अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था वो किस पर किया था। तो याद रखिएगा किस पे किया था, एक भूखी बिल्ली पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के प्रयोग में प्रयुक्त बॉक्स को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, हमने आपको पॉइंट पढ़ाते समय बताया है पजल बॉक्स कहा जाता है। क्या कहता है, पजल बॉक्स कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि सीखने के लिए व्यक्ति का तैयार होना आवश्यक है, यह किस नियम से संबंधित है। तो याद रखिएगा तत्परता के नियम से संबंधित है। हमने आपको बताया है कि कोई भी व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है और उसके लिए तैयार है तो वह क्या कहलाता है, तत्परता का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन थॉर्नडाइक का प्रमुख नियम है। इन चारों में से आप बताइए कि थॉर्नडाइक का प्रमुख नियम कौन सा है। तो हमने आपको पढ़ाया है कि थॉर्नडाइक का जो प्राइमरी नियम है उसमें 3 आते हैं। पहला तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस कार्य से संतोष मिलता है वह दोबारा करने की संभावना बढ़ जाती है, यह किस नियम का उदाहरण है। तो आई होप इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा
कि जिस कार्य को करने से संतोष मिलता है वह कार्य दोबारा करने की संभावना बढ़ जाती है, उसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या बताता है? बहुप्रतिक्रिया का नियम की यदि हम बात करें तो यह क्या बताता है कि व्यक्ति कई प्रयास करता है। बहुप्रतिक्रिया मतलब बहुत सारे प्रयास, यानी कि कई प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो देखिए, थॉर्नडाइक ने जो भी अपना सिद्धांत दिया है वो किस पे आधारित है? प्रयोग पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो शिक्षा में थॉर्नडाइक सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? बात करें कि शिक्षा में थॉर्नडाइक का जो भी सिद्धांत है उसका महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो अभ्यास कराना। क्या है? अभ्यास कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन थॉर्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना है? देखिए, जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत दिया है किसी न किसी की आलोचना हुई है। तो इनकी आलोचना क्या है? यह केवल पशुओं पर आधारित है। इन्होंने जो भी प्रयोग किया है वो सिर्फ पशुओं पे किया है। इसमें सोचने की भूमिका कम है, यानी कि सोचने का तर्क इसमें नहीं है, सिर्फ प्रयोग का तर्क है। मानव सीखना इससे अलग हो सकता है, यानी कि मानव का जो भी सीखना है वो इससे अलग हो सकता है पशुओं की तुलना में। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए होमवर्क है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि थॉर्नडाइक किस मनोविज्ञान से संबंधित थे। तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कौन सा टॉपिक आपको जो कठिन लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर हम ऑलरेडी एक अलग से वीडियो ला देंगे। और साथियों, हमारा जो कि उद्देश्य है टारगेट यूपी टेट 2026 को कंप्लीट करना। और हम जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली आप सभी लोग को मात्र 10 मिनट की क्लास में एक टॉपिक कंफर्म कराते हैं, जिससे आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो आप हमारा डेली यदि क्लास करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ समय के बाद जब हमारे पास पूरे कंप्लीट नोट्स हो जाएंगे जिन्हें हम बना रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।